दोस्तों दरअसल यह घटना हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक किरण नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत पढ़ी लिखी थी। दोस्तों इसलिए उस पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक बहुत पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है और फिर दोनों ही एक प्यार भरा और शानदार जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों उस परिवार में भी उस लड़की को बहुत मान सम्मान मिलता है जहां उसकी शादी हुई होती है। लेकिन दोस्तों शादी के सिर्फ 3 साल बाद उस लड़की को पता चलता है कि उसके पति जो पढ़ाई लिखाई और जो डिग्रियां हासिल की है वो सारी फर्जी होती है। दोस्तों पैसों के दम से खरीदी हुई होती है। दोस्तों इस बात से वह लड़की बिल्कुल दंग रह जाती है और अपने पति को छोड़कर चली जाती है। तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों लड़की तलाक का केस फाइल करने के बावजूद भी वह उस लड़के के परिवार से बराबर मिलने जुलने आती रहती थी। दोस्तों कहते हैं कि पहला वाला पति कितना भी बेकार हो लेकिन दूसरा वाला पति उससे भी ज़्यादा बेकार मिलता है। दोस्तों वह लड़की पहले और दूसरे वाले पति के बीच में उलझ कर रह जाती है। दोस्तों ये दिल छू लेने वाली कहानी है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों दरअसल यह कहानी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव की है। दोस्तों जहां पर एक लड़की का नाम किरण होता है और उसकी शादी दीपक नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों दोनों ही बहुत पढ़े लिखे थे। दोस्तों शादी करके अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका जो पति है उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला गुण बिल्कुल नहीं है। दोस्तों 3 साल तो किसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन बस बात वही थी कि दीपक की अब नौकरी लगेगी, तब नौकरी लगेगी। इसी इंतज़ार में जब काफ़ी समय गुजर जाता है तो उसे पता चला जाता है कि इसकी जो डिग्रियां हैं वो सारी फर्जी हैं। दोस्तों ऐसे कॉलेज की हैं जो पैसे के दम पर हासिल की गई हैं। दोस्तों तो यह समझ के शादी करी थी, इसलिए ही कि अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, इसलिए वह अपनी नौकरी भी छोड़कर चली आती है। दोस्तों लेकिन जब उसे पता चलता है कि किसी का काम का बिल्कुल नहीं है, इसकी डिग्रियां, इससे तो कहीं नौकरी ही नहीं मिलेगी। दोस्तों वह लड़की टेंशन में आ जाती है और उसे फ्यूचर की चिंता होने लगती है। दोस्तों किरण सोचती है कि ज़िंदगी जो है इतनी लंबी है, ऐसे बेरोजगार के साथ एक कम पढ़े लिखे लड़के के साथ कैसे गुजरेगी। दोस्तों उसे अपने साथ धोखा किया हुआ है महसूस होता है, तो इसलिए उस परिवार को, जिस परिवार के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी उस परिवार को बहुत प्यार करती थी, दीपक को भी बहुत प्यार करती थी, उस परिवार को छोड़ देने का फैसला लड़की ले लेती है। तो वो दीपक से अपने रिश्ते ख़त्म करके अपने मायके चली जाती है। दोस्तों उसके बाद शादी से पहले वो जिस कंपनी में काम कर रही थी लड़की, उसी कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों समय बीतता गया कि दोस्तों एक दिन दीपक के पिता की मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है तो दीपक का छोटी बहन नीलू सुमन के पास फ़ोन करती है, कहती है भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों रोने लगती है और कहती है अच्छा अपने भैया से बोलो कि अभी लाश को नहीं उठवाया जाएगा, उनके अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। दोस्तों वहाँ से वो तुरंत आती है और सारे लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों जब वो आती है तो उसको देखकर सारे लोग इमोशन हो जाते हैं।
दीपक रोने लगता है, जो उसका पति होता है। दोस्तों उनके अंतिम दर्शन करती है और उसके बाद दीपक को आकर डांट बताती है कि पापा क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद कहती है कि जाओ अंतिम संस्कार करो। तो अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग घर पर आते हैं और रिश्तेदार एक एक करके जाने लगते हैं। दोस्तों सुमन भी उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो दीपक के पास जाती है और कहती है कि हिम्मत रखो, इस तरह से रोओगे तो कैसे परिवार को देखोगे। दोस्तों सबको रोता हुआ बिलखता छोड़कर सुमन जो लड़की चली जाती है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। दोस्तों दीपक भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पर लग जाता है। दोस्तों अब कभी कभी तो कोर्ट कचहरी में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। दोस्तों इसके बावजूद भी सुमन उसके घर आती थी। दोस्तों लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है, क्योंकि सुमन नीलू से बहुत प्यार करती थी, जो सुनील की दीपक की बहन थी। दोस्तों एक अच्छे लड़के से शादी लगवा देती है। वो कहती है कि नीलू मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता है। एक दिन अचानक से जैसे दीपक के पिता की मौत हुई थी, वैसे उसकी माता की भी मौत हो जाती है। दोस्तों जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे और नीलू जो है फिर जो सुमन को फ़ोन करती है। सुमन एक बार फिर पिछली बार की तरह आती है, लेकिन अब की बार जो माहौल था काफ़ी इमोशनल था। दोस्तों क्योंकि शादी के चंद दिनों बचे थे और ऐसे में घर का जो गार्जियन था वो घर वालों को छोड़कर जा चुका था। दोस्तों घर में सिर्फ भाई बहन अकेले बचे थे। जैसे कि वह आती है तो उसको देखती है और सारे लोगों में कान फूसा फूसी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा, यह घर कौन संभालेगा, बेचारे की बहन की शादी है, अब वो कैसे होगा, माँ तो चली गई, अब तो बहुत मुश्किल काम है। देखो यही इसकी बीवी थी, ऐसे में सुनने आ रहा है। दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी परिवार का मोह माया इसको छोड़ नहीं रहा है। दोस्तों यह मिलने चली आती थी और सबसे आज देखो ऐसे लग रहा है जैसे एक वह बेटी की तरह अपनी सास को देखने आ रही है। दोस्तों उसके आते ही नीलू जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाभी से लिपट जाती है। दोस्तों दीपक जो है अपनी माँ के पैरों के पास ही बैठा था। दीपक के पास जाती है और वह भी बैठ जाती है और नीलू, दीपक और सुमन ये तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों में से लोग आगे आते हैं और सुमन को उठाते हैं। दोस्तों नीलू को उठाते हैं, दीपक को भी हिम्मत देते हैं। दोस्तों एक बार फिर दीपक उसी जगह जाता है और माँ का अंतिम संस्कार करता है। दोस्तों लेकिन पंडित जी से बोल देता है, पंडित जी घर में शादी का माहौल है, अगर शादी होगी तो मैं अस्थि जो है वह बाद में ले जाऊंगा। दोस्तों पंडित जी कहते हैं बेटा ठीक है, आप जाओ अपने काम निपटा हो। ऐसा होता है कि घर में कोई शादी विवाह का मसला होता है तो अंतिम संस्कार की रस्में जो हैं बाद में भी अदा की जा सकती हैं। दोस्तों दीपक घर आ जाता है और सारे लोग जुटे थे। एक बार फिर सारे रिश्तेदार जाने लगते हैं तो उससे सुमन कहती है कि दीपक नीलू की शादी का क्या होगा, उसकी शादी टाल रहे हो या अभी करोगे, क्या करोगे। दोस्तों दीपक कहता है कि अगर मैं शादी टाल दूंगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा और घर में अकेला हूँ और कैसे देखूंगा। दोस्तों फिर सुमन कहती है फिर तुमने क्या सोचा है। तो दीपक कहता है कि सोच रहा हूँ कि शादी निपटा ही लूँ, अब तो माँ जो है इस दुनिया में है नहीं, अब तो माँ के बिना ही एक काम करना है।
दोस्तों जब वो कोई नहीं है, मैं ही मुझे ही करना है और मैं जानता हूँ कि बाद में मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। दोस्तों मैरिज हॉल से लेकर हलवाई तक सभी कुछ बुक हो चुके हैं, बस जो शॉपिंग वगैरह करनी है बाकी है तो कर ही लेते हैं। दोस्तों सुमन और नीलू दोनों एक साथ सोई हुई थी उसी रात। तभी नीलू उससे कहती है कि भाभी आप तो घर छोड़कर चली गई हैं, भैया तो दूसरी शादी करने से मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब वो मुझे छोड़कर चली गई है जिसे मैं जान से ज़्यादा चाहती थी, तो अब मैं दूसरी शादी करके क्या करूँगा। मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे अकेले ही जीवन बिताना है। लेकिन आप बताओ आप शादी क्यों नहीं कर रही हो। दोस्तों उसके बाद सुमन जो है वो कहती है नीलू से, उससे नीलू उदास हो जाती है और हैरान रह जाती है और बिल्कुल सन्न रह जाती है। सुमन उससे कहती है कि नीलू यहाँ से जाने के लगभग 2 साल बाद मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत चिंता में रहते थे और ऐसे में एक लड़के को ढूंढकर उससे मेरी शादी करवा दिए। तो नीलू मेरी शादी हो चुकी है। अब दोस्तों नीलू सुमन से कहती है कि फिर वो आपको यहाँ पर आने कैसे देते हैं, वह बुरा नहीं मानते हैं क्या। सुमन कहती है कि नीलू क्या बताऊँ, जिसे किस्मत भगवान ने बिगाड़ रखी हो उससे कोई बना नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद मेरे माता पिता ने जिस लड़के से मेरी शादी की, नौकरी की, तो वह अच्छा करता है लेकिन वह बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं करता है और मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करता है। उसके परिवार वाले भी ऐसे हैं, वह मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मुझसे मारपीट करता है। शादी को आज 4 साल हो गए लेकिन हम ठीक से 3 दिन भी सुकून से नहीं रहे। तो ऐसे मेरी लाइफ है। दोस्तों नीलू हैरान हो जाती है। वह कहती है कि भाभी दीपक भैया को मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वह पैसे देकर उनको ऐसे कॉलेज में डिग्रियां वगैरह दिलवा दिए। दीपक भैया की इससे कोई गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझकर आपके साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि वह आपकी इतनी परवाह करते थे, आपसे इतना प्यार करते थे कि अभी भी आपसे प्यार करते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी दूसरी शादी भी हो जहां हुई है वह अच्छा नहीं हुई। सुमन कहती है इसलिए मैं कह रही हूँ कि नीलू कि जिसका भगवान ने बिगाड़ रखा है उसका कोई बना नहीं सकता। मेरी तुम्हारे भैया से शादी हो गई, उसके बाद सबसे बुरा जो हुआ मैं इस घर को छोड़कर चली गई। उसके बाद भी जो सबसे बुरा हुआ कि मेरे संदीप से शादी हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में पहले थोड़ा बुरा हुआ, उसके बाद ज़्यादा बुरा होने लगा, सबसे ज़्यादा हुआ। दोस्तों फिर नीलू कहती है कि भाभी मैं सच बताऊं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी कि एक बार फिर से भैया को माफ़ कर दो, उनके पास चली आओ। लेकिन अब तो आपने शादी कर ली है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। दोस्तों सुमन नीलू से कहती है कि जो मेरा पति संदीप है वो बहुत ही बदतमीज़ टाइप का आदमी है और मेरा ज़रा भी परवाह नहीं करता है और वह अक्सर मुझे मारपीट देता है और मैं जो कमाती हूँ मेरे पैसों पर भी अपने अधिकार जमाता रहता है। कुल मिला जुला कर कुछ ही भी ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों देर रात तक दोनों बातें करते रहते हैं, उसके बाद नीलू और सुमन सो जाते हैं। दोस्तों सुबह उठते हैं और फिर से वही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों शादी का दिन आ जाता है और सारी तैयारियां ज़बरदस्त हुई और खाने पीने की कोई कमी ना हो और किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। दोस्तों दोनों एक जिम्मेदार गार्जियन की तरह नीलू की शादी करते हैं।
दोस्तों शादी के दूसरे दिन जो सुमन का दूसरा पति होता है संदीप, वो सुबह सुबह उसके घर पर आ जाता है और आते ही सुमन को उल्टा सीधा कहने लगता है और वो कहता है कि तू यहाँ पर रंगरलियाँ मना रही है, पार्टी कर रही है, तू वहाँ से बोल के आई थी किसी की मौत हो गई है और तू यहाँ पर एक आकर गुल खिला रही है। दोस्तों दीपक को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जाकर नीलू उससे कहती है कि भैया भाभी यहाँ से जाने के बाद 1 ही साल बाद इससे शादी कर ली और इसका नाम संदीप है। यह बहुत ही बदतमीज है और बदतमीजी करता है। इनके साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब देखो बदतमीजी करते हैं, यहाँ भी आ गया है। दोस्तों जब दीपक सुनता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वह फिर सुमन संदीप से कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, यहाँ पर इनके माँ की मौत हो गई थी, आप पूछ लो किसी से भी। आप दोस्तों संदीप जो है गुस्सैल व स्वभाव का था। इतना सुनने के बाद वो अब सुमन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे सफाई दे रही है और मैं अपनी आँखों से जो देख रहा हूँ वो झूठ है क्या। दोस्तों उसको मारने के लिए वह हाथ उठाता है। दोस्तों तभी दीपक हाथ पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप भाई, मुझे पता नहीं था कि इसकी शादी तुमसे हो गई है, वरना मैं इसको यहाँ पर रोकता ही नहीं। भाई तुम इसको यहाँ पर मारोगे तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगा। अपनी आँखों के सामने बारात मेरे दरवाजे पर खड़ी है और सिर्फ 4 घंटे बाद मेरी बहन की विदाई है और घर में क्या कुछ है या तो इसको पता है या फिर नीलू को पता है। नीलू जो है बाहर निकल नहीं सकती। बस तुम 4 घंटे इसको यहाँ पर रहने दो और सारा कुछ इंतज़ाम हो जाए और मेरे बहन की विदाई हो जाए, उसके बाद तुम लिवा जाना, घर पर जाकर जो मर्जी करना, लेकिन मेरे सामने मैंने इसको आज तक तू करके बात नहीं किया। अगर तुम इसको मारोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए भाई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इसकी कोई गलती नहीं है और इसको मत कुछ कहो और सारी गलती मेरी है। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, इसको अभी चलना है तो बताओ और नहीं चलना है तो भी बताओ। दोस्तों इतने में सुमन को गुस्सा आ जाता है और बाद में सुमन कहती है कि हाँ तो मैं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वह नहीं बस अधिकार जमाते रहते हो। जब देख रहे हो कि 4 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद मैं चलूँगी और मैं यहाँ पर कोई जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसलिए बैठ जाओ, 4 घंटे बाद चलूँगी। अब दोस्तों इसके बाद संदीप उसका पति बिल्कुल बौखला जाता है और वह बोलता है कि इंसानियत मेरे अंदर नहीं है तो जा किसी अब तीसरे इंसान को ढूंढ ले। तो दोस्तों वो जो सुमन कहती है कि मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मैं सबसे अच्छा इंसान के साथ ही खड़ी हूँ। दोस्तों वह इस तरह इशारा करती है और उसके बाद दीपक का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद संदीप बौखला जाता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तुम ऐसी हरकत कर रही हो। तो वह कहती है कि तुम्हें जो करना है वह तुम कर लेना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं, मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊँगी लेकिन तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रहूँगी। बहुत हो गया तुम्हारी, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बस इसी में तुम्हारी भलाई है। दोस्तों उसके बाद संदीप जो है वहाँ से बिल्कुल चुपचाप चला जाता है।
दोस्तों विदाई का वक्त आता है और माँ की कमी का एहसास दोनों नीलू को इतना होता है कि एकदम फूट फट कर रोने लगती है। दुल्हनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसको दीपक संभालता है। अपने भाई के सीने से लिपट कर विदाई के वक्त वो रो रही थी। दोस्तों ये तीनों लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। रिश्तेदार आते हैं और बाराती से भी वो उसकी बहन के ससुर होते हैं, वो आते हैं। इन तीनों को अलग अलग करते हैं और कहते हैं कि बेटा मत रो, मैं 2-4 दिन बाद ही मैं नीलू को भेज दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों रोते रोते जो नीलू थी वो अपने भाई का और सुमन का हाथ एक दूसरे से मिला देती है और अपने भाभी से रिक्वेस्ट करती है कि भाभी भैया को छोड़कर मत जाना, मेरा भाई बहुत ही सीधा है। दोस्तों उस दिन अगले दिन सारे चले जाते हैं तो सुमन भी कहती है कि मैं क्या करूं, मैं जा रही हूं। दोस्तों एक बार फिर वो दीपक का हाथ पकड़ लेती है तो दीपक कहता है कि अगर जा रही हो तो जाओ, लेकिन अब की बार जल्दी आना, मेरी मौत पर आना, क्योंकि अब घर में कोई रह नहीं गया है, मैं अकेले रह गया हूँ, मेरी वैसे भी जीने की हिम्मत नहीं है और एक तुम ही हो जो दुख सुख में यहाँ पर चली आती हो, तो बस एक अंतिम बार आ जाना अगर तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो। दोस्तों उसके बाद सुमन उसको पकड़ लेती है और उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, अब मुझे माफ़ कर दो, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं। दीपक कहता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है और कुछ गलती हमारे तकदीर की भी है। दोस्तों दोनों एक साथ दूसरे से गले मिलते हैं और एक पति पत्नी की तरह फिर से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों 3 दिन बाद नीलू आती है और यह सब कुछ देखकर खुश हो जाती है और फिर से दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए